तो न्यूमेरिकल प्रूफिंग बहुत हो गया इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल प्रूफिंग बहुत हो गया इस चैप्टर में। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे बेंच खिलाओगे तो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th लेवल पर जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका टर्म 2 का है तो इसमें सीधा सीधी एमसीक्यू नहीं लिख रहे, नहीं तो मैं सीधा एमसीक्यू ही लिख देता इस चैप्टर में, बट टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव भी है, इस वजह से थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखने टाइप का क्वेश्चन, टर्म 1 में तो एक भी लिखने टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी नहीं था, बट टर्म 2 में कुछ लिखने वाला क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखो पेज 144, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 144 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ तो लिए, उसका इंपॉर्टेंस कहाँ नजर आ रहा है। तो पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरा दुनिया ही हमारा चलने से लेकर के प्लैनेट का सन के अराउंड घूमना, अर्थ के अराउंड मून का घूमना, मेरा तुम्हारा चलना, सब कुछ किस लॉ पर बेस्ड है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ही बेस्ड है। उसी को हम लोग को लैंग्वेज बना करके लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है बहुत सारा, उसको हम लोग अपना लैंग्वेज बना करके लिख लेंगे। समझ में तो आ रहा है ना, कोई पूछ देगा तो बता सकते हो, और बाकी अपने हिसाब से अगर बुक का आंसर लिखेंगे तो लिखो। पहला पॉइंट इस पर हम लोग लिखेंगे, इट इज द फोर्स, जैसे हम लोग खड़े हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, इट इज फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ सरफेस। टर्म 2 में सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इस वजह से थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ रहा है हमें। सेकेंड नंबर, द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या फिर कोई भी प्लैनेट। और फुल मून डे में आप लोग छोटे क्लास में एसएसटी में पढ़े होंगे, फुल मून डे वगैरह में टाइड्स बहुत ऊंचा ऊंचा बनता है, पता है ये सब चीज। और जब हाफ मून रहे या फिर मून पूरे तरीके से नहीं निकला हुआ तो उसमें जो टाइड्स बनता है पानी में, उसका जो वेव का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। ये सब जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ही बेस्ड है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। और भी हजारों एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में यही लैंग्वेज दिया हुआ है। आपका स्कूल एग्जाम जब टर्म 2 में ये पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यही सारा चीज लिखना। तो नेक्स्ट सवाल, ये पेज 143 क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तुम्हारा चलती है ट्यूशन। 143 का क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं दिखा, ये मिटा देना। 143 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो, लैंग्वेज भी पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हो, ट्यूशन करने से नहीं होता, थोड़ा लैंग्वेज भी तो देखो। क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये पढ़े ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि हेवी ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं गिरता लाइट ऑब्जेक्ट से, नहीं गिरता है पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन वैक्यूम का है एक्चुअली पूछा जा रहा है। फिर ऐसा क्या बात है कि वैक्यूम में, ये आपको पढ़ाया गया था, वैक्यूम में अगर दो ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, एक भारी और एक हल्का, तो पहले कौन गिरेगा? अरे नहीं बाबा, फिर कल से फिर स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन का चैप्टर। आपको कुछ नहीं आया पूरा चैप्टर, आज मैं सोच रहा था खत्म हो गया, बट आपको कुछ नहीं समझ में आया। कल से फिर ग्रेविटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। वैक्यूम पर एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट दोनों को ये अगर ड्रॉप करेंगे
तो दोनों ही साथ में गिरेगा। इसका ही आंसर पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर है? क्या नहीं डिपेंड करता ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर? मैं भागो आंसर से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के, अरे बाप रे आप लोग सब भूल गए क्या? यही तो पढ़ाया गया था। स्मॉल जी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप लोग से नहीं हो पाएगा, आप लोग कुछ ज्यादा ही वीक है पढ़ने में। सेम हाइट से अगर दो ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, एक भारी और एक हल्का, हाथी हो, थूक हो, तुम हो, नेल हो, पेन हो, पंखा हो, किसी को भी सेम हाइट से वैक्यूम पर फेंका जाएगा तो दोनों को गिरना साथ पे है, क्योंकि स्मॉल जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट नॉर्मल दुनिया में आपको दिखाया गया था कि पेपर को और कॉइन को फेंकेंगे या ड्रॉप करेंगे तो उसमें आपको दिखा था कि पेपर लेट जा रहा था और कॉइन पहले, क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस काम कर जा रहा था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट को साथ में अगर वैक्यूम में डाला जाए, मतलब बोला है कि ऐसा क्या बात हो रहा है कि एक हेवियर ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को ड्रॉप किया जाए वैक्यूम में तो दोनों साथ में गिर जाएगा। ऐसा क्या बात है? इसमें आपको बताना है कि फोर्स तो ठीक है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोगों को, जो ठीक लग रहा है वो बोल रहे हो। नाली, सुअर, बकरी, जो आंसर में लग रहा है बोल रहे हो। पूछा जा रहा कौन किस पर डिपेंड नहीं करता तो एयर रेजिस्टेंस ही। ऐसा आंसर कोई मर जाएगा कोई, ऐसा मत बोला करो जैसे कोई समवन विल डाई। पढ़ाई लिखाई मत करो ठीक है, बट ऐसा भयंकर सा आंसर मत दिया करो। कौन फैक्टर किस पर डिपेंड नहीं करता तो एयर रेजिस्टेंस किसी पर डिपेंड नहीं करता। कैसा आंसर है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। स्मॉल जी डिपेंड करता है कैपिटल जी पर, मास ऑफ प्लैनेट पर, और रेडियस ऑफ प्लैनेट के होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्मॉल जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट को साथ में गिराया जाएगा, यहां पर एक हेवी ऑब्जेक्ट ले लो, ये हेवी ऑब्जेक्ट है और ये एकदम हल्का सा ऑब्जेक्ट है, ये हेवी ऑब्जेक्ट है, ये हल्का सा ऑब्जेक्ट है, बट अगर वैक्यूम में ये काम करने वाले हो अगर, तो ये दोनों पर क्या सेम काम करेगा? इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो दोनों में सेम आएगा। इसके वजह से न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाते हैं, अगर ये h सेम है, ये h अगर सेम है, फॉर सेकंड इक्वेशन हमें याद है न्यूमेरिकल में h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर h को सेम रखें, u तो 0 है और g सेम है और ये 2 भी सेम है, तो ये जो t का वैल्यू जो है वो भी सेम आएगा। अगर ये पूरा गेम को तुम वैक्यूम में करने वाले हो तो वैक्यूम में हाथी को फेंको, ड्रॉप करो, या फिर चींटी को, या फिर थूक भी फेंकोगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके वजह से ये जो टाइम लगेगा यहां से यहां जाने का वो दोनों ही केस में सेम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अभी जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन आएगा, एकदम जस्ट इसके नीचे ही है कि डिपेंड अगर नहीं करता है तो फिर बताओ कि पेपर पहले क्यों नहीं गिरा, पेपर तो धीरे धीरे आ रहा है, सिक्का पहले क्यों गिर गया? तो फिर वहां पर आपको बताना है कि ये पेपर और सिक्का को भी अगर तुम वैक्यूम में ले जाके गिराते तो पेपर और वो सिक्का सेम ही टाइम पर नीचे गिरता, बट अगर वो धीरे धीरे जा रहा है इसका मतलब है उसमें एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो स्मॉल जी तो डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। बट इस रूम में करके देखोगे, सिक्का को और पेपर को फेंकोगे, साथ में ड्रॉप करोगे तो सिक्का पहले गिरेगा, पेपर बाद में, क्योंकि इस रूम में वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। बट अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो, वैक्यूम में करो, हाथी को फेंको, सिक्का को फेंको, यहाँ तक कि थूक भी फेंकते हो सेम हाइट से, तो दोनों को गिरने का जो टाइम लगेगा वो सेम आएगा। यही तो क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग एक ऐसा अजीबोगरीब आंसर दे रहे, इस पर डिपेंड नहीं करता, अल्फा बीटा, सुअर, मछली, बकरी, नाली, ये सब आंसर दे रहे हो। स्मॉल जी सुनाई नहीं दे रहा, फोर्स वर्ड सुनाई नहीं दे रहा, कैपिटल जी सुनाई नहीं दे रहा, हाइट, फ्री फॉरवर्ड सुनाई नहीं दे रहा, आंसर में सुनाई दे रहा अल्फा बीटा, बकरी, सुअर, नाली। ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ भी बोल रहे हो जो ठीक लग रहा है। पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 10 इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का हो, क्वेश्चन आंसर लिखना बंद करके थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। अमित वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, एक बार मिलाओ।
और बताओ क्या करें। देखो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, है ना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना बंद करो। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मास, ऐसे नहीं काम चलेगा। 9th खत्म होने को आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमित नाम का एक लड़का है, वो कुछ गोल्ड खरीदा। कहां पर जाकर के खरीद लिया? पोल पर जाकर के खरीदा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कल वाला। पोल पर जाके गोल्ड खरीदा और बेचा जाकर के इक्वेटर पर। पोल पर खरीदा, सेल करने पहुंच गया कहां पर? इक्वेटर पर। अब आगे क्या बोल रहा है? अब जो फ्रेंड है वो वेट ऑफ गोल्ड पर एग्री नहीं कर रहा है कि जितना वेट तुम बता रहे हो उतना वेट नहीं है उस गोल्ड का। सही गलत क्या रीजन है ये बताना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला गया? वो लड़का अमित जो है वो गोल्ड कहां पर खरीदा? और पोल पर खरीद के उसका कुछ वेट नाप लिए। वेट बोल रहा, मास क्वेश्चन में नहीं है। कुछ वेट आया होगा उसका जहां से भी खरीदा, और सेम वही चीज जाकर के इक्वेटर पे मौजूद अपने दोस्त को बेच रहा है और बता रहा है कि भाई इसका वेट इतना है, मैं ये खरीदा हूं, तुम इतने वेट का मेरे को पैसा दे दो। उसका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं, ये डेटा में कुछ गड़बड़ है, जितना तुम बोल रहे हो इसका वेट उतना नहीं आ रहा। तो कहां पर क्या हो रहा है इसमें वो बताना है आपको। किस चीज पे अंतर है, कौन सही बोल रहा है? अमित सही बोल रहा है कि उसका दोस्त सही बोल रहा है? क्या आंसर है इसका? अब उसका दोस्त रेडी नहीं हो रहा, बोल रहा है गोल्ड के वेट में डिफरेंस आएगा। अमित बोल रहा है कि नहीं, जो मैं वेट लाया हूं पोल से वही वाला तुमको खरीदना पड़ेगा। तो कहां पर डिफरेंस है? कौन गलत बोल रहा है? अमित गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अमित ने पोल पर लिया है वेट, और कल हम लोग पढ़े थे स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये पढ़े थे। और वेट का फॉर्मूला पढ़े थे। वेट का क्वेश्चन है, वेट बराबर होता है mg। तो अगर g पोल पर ज्यादा आ रहा था तो ऑब्वियस मास नहीं, इसका वेट जो है वो एक्चुअली में ज्यादा था पोल में। अब जब वो इक्वेटर पर पहुंचेगा, जैसे ही इक्वेटर पर आएगा, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर हो चाहे इक्वेटर पे हो चाहे डिक्वेटर पे हो, मैक्सिमम कहां पर होगा? पोल पर। इक्वेटर पर कुछ भी हो जाए, पोल के कंपैरिजन में स्मॉल जी का वैल्यू तो कम आएगा एट इक्वेटर। और एक्चुअली में इक्वेटर पर सच में काफी कम आता है जी का वैल्यू, क्योंकि इक्वेटर में जैसे खिंचाया, मतलब इक्वेटर पड़े हो गए सिस्टम में, अगर अर्थ का शेप अगर कंसीडर किया जाए तो इक्वेटर इस तरह से लिया जाता है ना। तो ये बिल्कुल अगर स्क्वायर कंसीडर करते हो तो हर जगह बराबर आएगा, बट अर्थ बिल्कुल स्क्वायर तो है नहीं। यहाँ पर जब इक्वेटर पर रहते तो ये वाला रेडियस पोल के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। पोल पर तो ऊपर ऊपर से चपटा है तो रेडियस कम है, कल बताया था। इक्वेटर पर अगर कंसीडर करोगे तो रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। स्मॉल जी बराबर gm/r स्क्वायर होता है। इक्वेटर पर एक्चुअली में ये r ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से g का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है इक्वेटर पर। समझ आ रहा है ना? तो इक्वेटर पर जाने पर g का वैल्यू कम हो जाएगा। एट इक्वेटर g इज लेस, हाँ पोल के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, बट पोल से तो कम है। और g अगर कम है तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा? वेट भी कम हो जाएगा। वेट ऑफ गोल्ड विल बी लेसर एट इक्वेटर देन पोल्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अमित पोल पर खरीदा, एक वेट लिया और उस वेट के हिसाब से पैसा मांग रहा है अपने दोस्त से, बट उसका दोस्त बता रहा है कि वेट के हिसाब से नहीं दूंगा पैसा, क्योंकि वेट तो पोल पर आया है ज्यादा, इक्वेटर पर आया होगा कम, तो वेट के हिसाब से पैसा नहीं देगा, ये उसका दोस्त बता रहा है और वो सही बता रहा है एक्चुअली। बट मास के हिसाब से अगर होता तो सेम आता। मास अगर कैलकुलेट करके लाते वहां से तो मास के हिसाब से आंसर करते तो सेम आता। वेट के हिसाब से पैसा मांगना गलत है, क्योंकि वेट स्मॉल जी पर डिपेंड करता है और स्मॉल जी हर जगह पर अलग अलग वैल्यू आता है। तो वेट से तुम पैसा नहीं भर सकते। मास कैलकुलेट करके लाते तो उस मास के हिसाब से पैसा भर देता उसको। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैक्सिमम जी का वैल्यू कहां पर होगा? पोल पर। मिनिमम हम लोग ऐसा नहीं, इक्वेटर में मिनिमम नहीं, कल आप लोग पढ़े थे सबसे मिनिमम लास्ट में ज्यादा समय बताया गया था कि अगर कोई ऐसा जगह है जो अर्थ का सेंटर है तो वहां पर तो स्मॉल जी का वैल्यू 0 है, तो उस हिसाब से मिनिमम 0 कहां पर होगा? तो अर्थ के सेंटर पर। बट पोल और इक्वेटर में मुकाबला हो जाए तो ये बताना है पोल का इक्वेटर से क्या है। पोल का तुम किसी से भी मुकाबला कर लो, अर्थ के सरफेस पर पोल पर ही जी का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखना, और ये बढ़िया थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो 144 का क्वेश्चन नंबर 11,
यही क्वेश्चन तब से डिस्कशन कर ही रहे हैं, फिर से वही है। तुम अलग फर्स्ट बेंच में पेट्रोल होना चाह रहे हो, जब ये तैराक हो गया। पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी हम लोग पढ़े कि स्मॉल जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर है और उसी शीट ऑफ पेपर को ऐसे मोड़ करके डालेंगे तो पहले जो है वो क्रम्पल्ड वाला पहले गिर जाएगा और स्मॉल जी बाद में गिरेगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, स्मॉल जी नहीं, मतलब प्लेन जो शीट है जिसको खोले हुए हैं वो बाद में गिरेगा, क्रम्पल्ड वाला पहले गिर जाएगा। ऐसे बोल रहा है पहले गिर जाएगा, इसका मतलब है कि सामने वाला तुमसे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन वैक्यूम का नहीं है। वैक्यूम में क्योंकि क्लियर कट, कम से कम अब तो बोलो वैक्यूम में यही चीज को करते तो दोनों साथ में आता, बट ये सामने वाला तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है क्रम्पल्ड वाला पहले प्लेन शीट बाद में, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला तुमको हिंट दे रहा है कि ये क्वेश्चन वैक्यूम में नहीं है, ये क्वेश्चन एयर रेजिस्टेंस नॉर्मल एटमॉस्फेयर का है। तो ऐसा नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, और एयर रेजिस्टेंस किस पे ज्यादा काम करेगा? एयर रेजिस्टेंस विल एक्सर्ट्स मोर फोर्स, विल एक्सर्ट होगा मोर फोर्स ऑन किस पर? प्लेन शीट ऑफ पेपर देन क्रम्पल्ड पेपर। ये वैक्यूम का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन वैक्यूम में होता तो आंसर सेम आता, बट तुमसे वो बोल ही रहा है कि प्लेन वाला बाद में गिरेगा, क्रम्पल्ड वाला पहले। इसका मतलब है कि क्वेश्चन वैक्यूम का है ही नहीं, ये क्वेश्चन नॉर्मल एटमॉस्फेयर का है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस काम करता है। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फोर्स लगाएगा किसमें? प्लेन शीट ऑफ पेपर में देन क्रम्पल्ड पेपर। क्रम्पल्ड का स्पेलिंग क्या दिया? क्रम्पल्ड पेपर, CRUMPLD ना, हेंस क्रम्पल्ड पेपर, क्रम्पल्ड पेपर विल फॉल अर्लियर। क्लियर है? तो यहाँ ज्यादा कम का बात हो रहा है, मतलब वो है ही नहीं वैक्यूम का क्वेश्चन। ज्यादा कम बोल दिया मतलब वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन नहीं, वो थियोरेटिकल कंसेप्चुअल है। एयर रेजिस्टेंस किस पे ज्यादा काम करेगा वो बाद में गिरेगा, एयर रेजिस्टेंस जिसमें कम काम करेगा वो पहले गिरेगा। तो अगला क्वेश्चन बड़ा जो इस चैप्टर का समरी था वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस रुमाल पर और इस अर्थ पर जितना लग रहा है बिल्कुल उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ भी रुमाल पर लगा रहा है। जितना रुमाल अर्थ पर लगा रहा है बिल्कुल उतना ही फोर्स अर्थ रुमाल पर और रुमाल अर्थ पर, दोनों का फोर्स सेम है। बट एक्सेलरेशन किसका दिख रहा है? एक्सेलरेशन इस बॉल का दिखेगा, जमीन का अर्थ का बॉल की तरफ नहीं दिखेगा। कारण बताना है क्या होगा? बताओ जल्दी से बताएं, हम एक बार रिपीट लिखेंगे। हाँ, हल्का होने की वजह से क्या? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आंसर नहीं बैठेगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जितना फोर्स अर्थ इस रुमाल पर लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स रुमाल भी अर्थ पर लगाएगा। बट अगर फोर्स बराबर है तो दोनों को साथ में जाते हुए दिखना चाहिए, बट नहीं दिखता, ये दिखता अर्थ नहीं दिखता ऊपर आते समय। तो इसमें आंसर ग्रेविटेशन का है ही नहीं, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पिछले चैप्टर वाला लगता है, जो कि कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स भले बराबर हो जाए बट ये तेजी से जाना आना ये फोर्स पर नहीं, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स बराबर हो तो मास पर डिपेंड करता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उसका ही एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो बॉल का अगर मास देखा जाए तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन बहुत तेज तुमको होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसके कंपैरिजन में पहली बात बहुत कम है। ऊपर से अर्थ लगातार अपने जगह पर मूव भी कर रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का भी कई तरह का फोर्सेस इन्वॉल्व है, इस वजह से वो तुमको नजर ही नहीं आ रहा। बट इसका दिख रहा है क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। और इस क्वेश्चन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्वॉल्व नहीं है, न्यूटन का अपना ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व है पिछले चैप्टर में। ठीक है, इसमें यह आंसर है। ठीक है, इसी का लैंग्वेज बदल बदल के कुछ भी पूछा जा सकता है, बट मैं इसको ऐसे ही लिखाऊंगा। ऐसा है क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ स्टोन
और स्टोन एंड अर्थ इज सेम। अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है स्टोन पर, बिल्कुल उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन भी अर्थ पर लगा रहा है, तो फोर्स बराबर है। बट खिंचाते हुए कौन दिखेगा? स्टोन अर्थ के तरफ। तो खिंचाना यहाँ पर फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन उसी का दिखेगा जिसका मास होगा कम। और इसमें कॉन्सेप्ट है न्यूटन का ग्रेविटेशन वाले लॉ से, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। यहाँ पर पिछले चैप्टर का न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास। अगर फोर्स सेम है, जो कि है, अगर बगैर बात नहीं है, फोर्स सेम है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एज मास ऑफ स्टोन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू अर्थ, hence it is accelerated towards earth। फोर्स बराबर, आज के बाद कम से कम शब्द सही बताना। कोई पूछ दे कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, चैप्टर शुरू यही से हुआ था ना कि एक ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ देंगे तो नीचे खींचा जाएगा, क्यों? तो आप लोग बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ स्टोन पर। कम से कम चैप्टर खत्म होने के बाद आपको यह भी बताना है कि वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में स्टोन भी अर्थ पर लगा रहा था। बट न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जिसका मास कम उसी पर एक्सेलरेशन ज्यादा, इस वजह से स्टोन तुमको एक्सेलरेट होते हुए दिख रहा है, अर्थ एक्सेलरेट होते हुए स्टोन की तरफ तुमको नजर नहीं आ रहा, हो रहा है बहुत कम वैल्यू से। ठीक है, समझ गए आंसर? सब कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक और बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को कुछ याद ही नहीं रहा होगा, बट चैप्टर यही से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, तो सन और अर्थ के बीच में भी काम कर रहा है, मून और अर्थ के बीच में भी काम कर रहा है, तो वो फोर्स गया कहाँ? अगर काम कर रहा है तो कुछ तो दिखे, तो वो कहाँ गया ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया होगा, बट मेरे को पता है आपको याद ही नहीं होगा। तो ये सन है और ये अर्थ का सरफेस है, यही केपलर लॉ से शुरू हुआ था, यहीं से बताया गया था कि न्यूटन कैसे गेस किया अपना लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बट मेरे को पता आपको नहीं याद है, क्योंकि आप लोग को बचपन से हैबिट लगा साइंस याद करने का, और याद करके साइंस तो नहीं निकल पाता। तो न्यूटन साहब ही ने सबसे पहले बताया, पहले केपलर का लॉ है कि ये जो अर्थ है ये लगातार मूव करता सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो अभी एलिप्स को कंसीडर नहीं कर रहे, अभी बस ये क्वेश्चन चल रहा है कि अर्थ और सन के बीच का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा था वो गया कहाँ? तो वो कहाँ गया, इसका आंसर पिछले चैप्टर में है, और इस चैप्टर में भी फर्स्ट ही पेज में आपका लिखवाया गया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए हमें एक फोर्स का जरूरत पड़ता है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कंपलसरी है। क्वेश्चन है फोर्स गया कहाँ? तो वो फोर्स अर्थ को सन के अराउंड गोल 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 घुमाने में चला गया, और यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और सन के बीच में लगता है। ये पहले भी बताया गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हुआ? क्या हुआ क्वेश्चन? सवाल कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच में तो है, तो वो फोर्स गया कहाँ? वही फोर्स चला गया अर्थ और मतलब अर्थ को सन के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए। ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए एक कंफर्म फोर्स का जरूरत पड़ता है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे तुम्हारे बीच में जरूरत नहीं है, बट अर्थ हमें मालूम है सन के अराउंड गोल 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 घूम रहा है, तो ये फोर्स है। तो ये फोर्स कहां से आया? तब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया, कम से कम ये तो याद करो। 2 क्लास का बच्चा ये बताता है कि एप्पल गिरा न्यूटन के ऊपर, ये तो न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन लॉ बताए, ये कंसेप्ट गलत है। फर्स्ट ही पेज में आपको लिखवाया गया था। ये जब दिमाग में न्यूटन साहब के आया कि अर्थ सन के अराउंड गोल 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 कैसे घूम रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल घुमाने के लिए एक फोर्स का जरूरत पड़ता है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम किया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स इसका आंसर नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में 90,000 करोड़ पौने 50 करोड़ साल पहले से मालूम था कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए एक फोर्स लगता है। कुछ भी आंसर बता, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सबको मालूम था। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है
जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को सन के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना पता है तो था यार ये सब स्टार्टिंग। एक रस्सी पर बांधोगे थ्रेड और उसको गोल 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 घुमाओगे तो गोल घूमेगा, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन लगा रहा है? हम। तो ये तो दिख रहा है हम लगा रहे हैं। न्यूटन साहब से पूछा गया कि प्लैनेट गोल 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 कैसे घूम रहा है, यहाँ कौन है जो रस्सी के थ्रू फोर्स लगा के गोल 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 घुमा रहा है। तब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ से इंस्पिरेशन लेकर के ये बताया कि यूनिवर्स में सिर्फ मेरे तुम्हारे इस रुमाल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। वो कभी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचते हुए दिखेगा तो वही फोर्स कभी अर्थ को सन के अराउंड गोल 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 घुमाते हुए भी दिखेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन इसमें तो अपने जगह पर है। आंसर ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन या फिर प्लैनेट एंड सन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्लैनेट को एक सन के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स कौन दे रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो हजारों करोड़ों साल से मालूम है एक ऑब्जेक्ट को गोल 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 घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्वेश्चन ये है कि वो फोर्स कौन दे रहा है? रस्सी पे थ्रेड बांध करके स्टोन घुमा रहे हो, उसमें तो फोर्स तुम दे रहे हो, बट अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो वो वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो इसका आंसर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। पहले क्लास में ही बताया गया, इस पेन को छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। मेरे तुम्हारे बीच में इस रूम में जो फोर्स लग रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अर्थ को सन के अराउंड गोल 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 घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट टू मूव अराउंड सन। या फिर एक क्वेश्चन बदल के पूछेगा कि मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गया कहां, दिख क्यों नहीं रहा? तब आंसर बताना पड़ेगा कि मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है मून को अर्थ के अराउंड गोल गोल घुमाने। मेरे तुम्हारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्यों नहीं दिख रहा? तो इसका आंसर क्या होगा? मेरा तुम्हारा मास ही बहुत कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी बहुत कम आएगा, प्लस अर्थ गोल 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 घूम भी रहा है, प्लस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह का फोर्सेज है जो कि मेरे तुम्हारे बीच में लगने वाला जो आना पौना फोर्स है उसको कैंसिल आउट कर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आपका ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो।